नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज मैं बात करने जा रहा हूं लेखक शेखर जोशी द्वारा लिखी गई पाठ जिसका शीर्षक है गलता लोहा। इस पाठ में समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी की गई है। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस पाठ को समझने की कोशिश करते हैं। मोहन के पिता वंशीधर को वृद्धावस्था में कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं होते थे। उन्हें चंद्रदत्त के यहाँ रुद्री पाठ करने जाना था, लेकिन अपने शरीर की कमजोरी के चलते वह स्वयं को पाठ करने में असमर्थ पाते हैं। मोहन उनका मतलब समझ जाता है, लेकिन पिता के अनुष्ठान का व्यवसाय कर पाने में कुशल नहीं है। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला जाता है। तभी उसे अपने दोस्त धनराम की याद आ जाती है और वह धनराम लोहार की दुकान पर हंसुए मतलब घास काटने का औजार में धार लगवाने पहुंच जाता है और लोहार के कार्यस्थल से आती धप धप की आवाजों को वह दूर से ही पहचान लिया करता था। धनराम अपने बाएं हाथ से लोहे की नली फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पुलट रहा था और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली डिब्बे के ऊपर बैठकर उसकी कारीगरी को पारखी निगाहों से देख रहा था। धनराम, जो कि मोहन का सहपाठी था, दोनों अपने बचपन की यादों में खो जाते हैं। मोहन द्वारा धनराम से मास्टर त्रिलोक सिंह के बारे में पूछने पर वह उससे बताता है कि वे पिछले साल ही गुजर गए। फिर धनराम बोला, मां साहब भी क्या आदमी थे लला। फिर दोनों हंस हंस कर उनकी बातें करने लगते हैं। उनका कड़क आवाज में विद्यालय में खेलते हुए बच्चों से प्रार्थना करने और मोहन के बारे में पूछना कि मोहन पढ़ाई और गायन में निपुण था, वह मास्टर जी का चहेता था और पूरे स्कूल का मॉनिटर था और वह प्रतिदिन विद्यालय में हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए गाकर प्रार्थना करवाता था। अन्य बच्चों द्वारा मास्टर जी के प्रश्नों के जवाब ना देने पर केवल मोहन ही उनके प्रश्नों के जवाब देता था। इसलिए मास्टर साहब ने उसे कमजोर बच्चों को दंड देने का भी अधिकार दिया था। धनराम ने भी मोहन से मास्टर के आदेश पर डंडे खाए थे। धनराम इसके बावजूद भी मोहन के प्रति स्नेह और आदर भाव रखता था, क्योंकि जातिगत आधार की हीनता उसके मन में बचपन में ही बैठा दी गई थी। धनराम ने कभी भी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा। मास्टर त्रिलोक सिंह हमेशा यह कहा करते थे कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का नाम रोशन करेगा। धनराम गांव के खेतीहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह तीसरे कक्षा तक ही पढ़ पाया था। मास्टर जी कभी कभी ही उस पर विशेष ध्यान रखते थे। एक दिन मास्टर जी ने उसे 13 का पहाड़ा सुनाने के लिए कहा, लेकिन पहाड़ा याद ना होने के कारण मास्टर जी ने उसको पीटना शुरू कर दिया। इसी दौरान डंडी टूट गई। दरअसल मास्टर जी का नियम था कि सजा पाने वाले को अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था। धनराम डर या मंद बुद्धि के कारण 13 का पहाड़ा कभी नहीं सुना पाया, जिस कारण मास्टर जी ने उस पर व्यंग करते हुए कहा कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। इतना कहकर उन्होंने अपने थैले से 5-6 दरातिया मतलब फसल या चारा काटने के औजार निकालकर धनराम को धार लगा लाने के लिए पकड़ा दी। हालांकि धनराम के पिता ने उसे हथौड़े से लेकर बड़े हमले करने तक की विद्या सिखा दी थी। विद्या सिखाने के दौरान मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद की छड़ी चुनने की छूट देते थे, लेकिन गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे, जिसके बाद धनराम बड़े सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली और आस पड़ोस के गांव वालों को याद ही नहीं रहा कि वे कब गंगाराम के कार्यस्थल को धनराम का कार्यस्थल कहने लगे थे। इसके बाद प्राइमरी स्कूल की सीमा पार करते ही मोहन छात्रवृत्ति प्राप्त कर लेता है, जिस कारण वंशीधर तिवारी उसे बड़ा आदमी बनने का सपना देखने लगते हैं। दरअसल पैतृक पुरोहिताई के धंधे ने वंशीधर को निराश कर दिया था, क्योंकि इस काम से वह अपने परिवार का पेट तक नहीं भर पाते थे। मोहन पढ़ लिख कर वंश का गरीबी मिटा दे, यही उनकी मनोकामना थी। मोहन की आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से करीब 4 मील दूर था, जिसे पार करने में 2 मील की चढ़ाई के अतिरिक्त बरसात के मौसम में नदी के जल स्तर की वृद्धि भी एक बड़ी समस्या थी। वंशीधर रोज शाम को थके हुए मोहन को प्रोत्साहित करने के लिए पुराणों में स्थित विद्या प्राप्त करने की ललक रखने वाले बालकों की कथा सुनाते थे। वर्षा ऋतु में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए वंशीधर अपने एक यजमान के घर में मोहन के रहने का प्रबंध कर देते हैं। उस घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन भी खा पीकर स्कूल जाता था और छुट्टियों में नदी की जल स्तर घटने पर गांव लौट आता था। एक दिन नदी में पानी कम था
और मोहन कुछ घसियारों मतलब घास काटने और घास बेचने वाले व्यक्तियों के साथ नदी पार कर रहा था। तभी पहाड़ी के दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। फिर किसी तरह वह घर पहुंचा और इस घटना के बाद वंशीधर घबरा गए और वे मोहन के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आता है। वंशीधर बातों बातों में रमेश से मोहन की पढ़ाई के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करते हैं। तभी रमेश उनसे मोहन को अपने साथ लखनऊ ले जाने के लिए कहता है। उस दौरान वंशीधर को ऐसा लग रहा था कि उन्हें रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए हैं। इसके बाद जब मोहन लखनऊ पहुंचा तो वहां उसकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू होता है। वहां पर मोहन घर की महिलाओं के साथ साथ आस पड़ोस की महिलाओं के लिए भी कामकाज में हाथ बटाने का साधन बन जाता है। रमेश बड़ा बाबू था और वह मोहन को घरेलू नौकर से ज्यादा कुछ हैसियत नहीं देता था। मोहन जो कि रमेश की मानसिकता को भली भांति समझता है और अंत में वह काफी आनाकानी के बाद एक साधारण से स्कूल में मोहन का दाखिला करवा देता है। इसके बाद शहर के काम के बोझ और नए वातावरण से सामंजस्य स्थापित न करने के कारण मोहन स्कूल में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाता। गर्मियों की छुट्टी में भी वह तभी घर जा पाता था जब रमेश या उसके घर का कोई आदमी गांव जा रहा होता, वरना उसे अगली कक्षा की तैयारी के नाम पर शहर में ही रोक लिया जाता था। मोहन ने इन परिस्थितियों से समझौता कर लिया था। वह अपने घर वालों को असलियत बताकर दुखी नहीं करना चाहता था। 8वीं कक्षा पास करने के बाद उसे आगे पढ़ाने के लिए रमेश का परिवार उत्सुक नहीं था। फिर रमेश का परिवार मोहन को बेरोजगारी का तर्क देकर तकनीकी स्कूल में उसका दाखिला करवा देते हैं। अब वह पहले की ही तरह घर और स्कूल के काम में व्यस्त रहता था। करीब 1.5-2 वर्षों के बाद वह अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कारखानों के चक्कर काटने लगता है। इधर वंशीधर को अपने बेटे के बड़े अफसर बनने की उम्मीद थी, लेकिन वास्तविकता का पता चलने पर उन्हें बहुत दुख होता है। जब धनराम मोहन के बारे में उनसे पूछता है तो वह उससे झूठ बोलते हैं कि मोहन सेक्रेटेरिएट में नियुक्त हो गया है। यह सुनकर धनराम उनसे यही कहता है कि मोहन लाला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। धनराम और मोहन बचपन के विभिन्न प्रसंगों पर बातें करते हैं। धनराम हसुए पर धार लगाने के बाद कहता है कि यदि पंडित जी किसी के हाथों हसुए को भिजवा देते तो वह तभी ठीक कर देता, लेकिन मोहन बिना कुछ कहे वही बैठा रहता है। गांव में सामान्य तौर पर ब्राह्मण टोले के लोग शिल्पकार टोले में नहीं बैठते थे। यदि कोई आवश्यक काम आ भी जाता था तो ब्राह्मण टोले के लोग शिल्पकार टोले आते थे और खड़े खड़े ही अपना काम पूरा करवा ले जाते थे। ब्राह्मण टोले के लोगों को शिल्पकार टोले के लोगों द्वारा बैठने के लिए कहना भी अपराध माना जाता था। धनराम मोहन के इस व्यवहार से आश्चर्यचकित तो होता है, लेकिन बिना कुछ कहे अपने कार्य में तल्लीन रहता है। धनराम अपनी दुकान पर लोहे की मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर गोल बना रहा था, लेकिन छड़ लोहे के बड़े टुकड़े पर ठीक प्रकार से न फंसने के कारण ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। मोहन कुछ देर तो उसे देखता रहा और फिर वह स्वयं दूसरी ओर से लोहे को स्थिर करके धनराम के हाथों से हथौड़ा लेता है और नपी तुली चोटों से छड़ को पीटते पीटते गोले का रूप दे देता है। मोहन के काम और फुर्ती को देखकर धनराम स्तब्ध रह जाता है। वह पुरोहित खानदान के युवक द्वारा लोहार का काम करने पर आश्चर्यचकित था। धनराम के संकोच और धर्म संकट से उदासीन मोहन लोहे के आभूषण की त्रुटिहीन गोलाई की जांच करता है। उसकी आंखों में एक रचनाकार की चमक थी, जिसमें ना स्पर्धा थी और ना ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।